नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2024 को अब लगभग मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय में काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है। ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे अच्छी तैयारी करने के बावजूद इस समय लगभग गिव अप कर जाते हैं। वो इन 2 महीनों में ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो बहुत सिलेबस बचा हुआ है, मैं अब भला प्रीलिम्स को कैसे क्वालीफाई करूँगा? वो सोचते हैं कि ऐसा करता हूँ, यूपीएससी को अगले साल दे लेंगे, अभी कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे लेते हैं। मॉक टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे और काफ़ी सारी नेगेटिविटी उनमें आ जाती है, जिससे पूरे साल अच्छी तैयारी करने के बावजूद फिर प्रीलिम्स में गड़बड़ करके आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, हो सकता है कि साल भर तैयारी अच्छी ना चली हो, लेकिन लास्ट के 2 महीनों में वो जो 17 मिनट की दौड़ होती है ना, जो चक दे मूवी में शाहरुख खान कहते हैं, ऐसी दौड़ दौड़ लेते हैं। ऐसे लास्ट के 2 महीनों में ऐसी स्प्रिंट वो दौड़ लेते हैं कि वो मेंस लिख रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन तमाम पहलुओं की जिनको आपको ध्यान रखना है लास्ट के 2 महीनों में कि यार ऐसी तैयारी करनी है और इन गलतियों को तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप इस मूवी का ये डायलॉग आपको पता ही होगा कि कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप चाहें प्रीलिम्स 5 बार दे चुके हों, 6 बार दे चुके हों, इसका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। इवन जो अगले साल का ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है, उसका भी सिलेबस पूरा नहीं होता और ये तथ्य है, ये फैक्ट है। इसको तो दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दीजिए कि भैया मेरा सिलेबस अधूरा रह जाएगा, अधूरा रहेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। 100% सिलेबस किसी का पूरा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा भाई? हिस्ट्री अनंत है, ज्योग्राफी अनंत है, इतना कुछ पढ़ने को है। तो एकदम इस चीज का प्रेशर मत लीजिए कि मेरा सिलेबस छूट रहा है, मेरा तो ये छूट रहा है, मेरा तो, क्योंकि हाय तौबा मचाने से काम नहीं होता है, परेशान होने से काम नहीं होता है। अब आप बोलेंगे तो सर क्या सिलेबस को पूरा ही छोड़ दें? नहीं, पूरा नहीं छोड़ना है। लास्ट के 2 महीनों में हम कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सारे सिलेबस से इक्वली क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में आपने सुना ही होगा कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सिलेबस विल गिव यू फार मोर बेटर रिजल्ट। बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत को उठा के देखें पॉलिटी को, तो आप पाएंगे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज, पार्लियामेंट, इन चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये टॉपिक ज्यादा अहम हो जाते हैं। सिमिलरली आप पाएंगे ज्योग्राफी में कि रिवर्स हो जाए, माउंटेन्स हो जाए, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट थीम है। सिमिलरली अगर आप साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेस का थीम है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो थीम है, वहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट के कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड थीम है, हाई आउटपुट थीम्स हैं, आप उनको सबसे पहले पकड़ लीजिए। देखिए, आप आज के दिन स्टॉक करिए कि कितना हो चुका है, कितनी हाई आउटपुट थीम्स आपने प्रिपेयर कर ली हैं। हाई आउटपुट थीम्स एकदम कोई बजबड़ नहीं है। द ओनली थिंग इज वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिलेबस जो यूपीएससी बार-बार पूछ रहा है, हर साल पूछता है, तो वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वहां आप कंपटीशन में लूज नहीं कर सकते। तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि मैंने कितना कर लिया है और कितना और मुझे करना है। हाई आउटपुट थीम्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली पीवाईक्यू को एनालाइज करके। आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए और आप पाएंगे कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। तो या तो आप खुद कर लीजिए, या हमने आईएएस हब की वेबसाइट पे ये हाई आउटपुट थीम्स को अपलोड कर रखा है, वहां जाके भी देख सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप आईएएस हब की वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्री रिसोर्सेज के अंदर आप देखिएगा तो आपको हाई आउटपुट थीम्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर रखा है कि कौन कौन से पीवाईक्यू के बेसिस पे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो खाली आप इन पीडीएफ के थ्रू भी असेस कर सकते हैं कि भैया मेरा ये पार्ट ऑफ सिलेबस तैयार हो चुका है, इतना पार्ट बचा हुआ है। 100% कवरेज नहीं करनी है भैया, 90% में कट ऑफ जा रही है, आपको 50 क्वेश्चन से ऊपर नेट करेक्ट नहीं करना है, तो क्यों इतना हाई तौबा मचानी है? क्योंकि उसके ज्यादा करने के चक्कर में आप ये जो बेयर मिनिमम है ना, इसको भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आज हम स्टॉक लेंगे कि हमारा कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, हाई आउटपुट थीम्स प्रिपेयर हो चुका है। सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को अनंत है, लेकिन हमको पता है कि आर्किटेक्चर हो जाए, पेंटिंग हो जाए, ठीक है, ये कुछ कुछ एरियाज हैं जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इन एरिया को पहले फोकस करेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि कौन सी थीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी थीम्स कितना हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब जो बचा कुचा पार्ट है, फिर हम उसका बनाएंगे प्लान कि भैया अगले 2 महीनों में मेरी तैयारी कैसे जाने वाली है। तो दोस्तों, अब अगले 2 महीनों का जब आप प्लान करें तो आप एक खास बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो मेजर परेशानी ये आती है कि आप सोचते हैं कि यार नया कंटेंट कितना पढ़ें और रिवीजन को कितना टाइम दें। क्योंकि कई बार हम इस मुगालते में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि ज्यादा पढ़ पढ़ के, डेली नया नया पढ़ पढ़ के सिलेबस पूरा हो जाए। खाली सिलेबस पूरा करने से भी नहीं होगा, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 2 महीनों में कुछ ऐसा प्लान करिए। ठीक है, ये सपोज आपका फर्स्ट मंथ है और ये सपोज आपका दूसरा मंथ है, कि जो नई चीज जो पढ़नी है वो अगर आप अभी कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए, और जो रिवीजन जो अभी अभी आपको रिवीजन करना है और रिवीजन की मात्रा आपकी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पहले महीने में यू कैन अफोर्ड टू रीड सम न्यू कंटेंट। ठीक है, आप 80% के आसपास का समय नया कंटेंट पढ़ने को दे सकते हैं, लेकिन 20% के आसपास का समय पहले एक महीने में, अप्रैल तक, आप बेसिकली रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन मई के महीने में नेक्स्ट जो मंथ होने वाला है उसमें जस्ट रिवर्स हो जाना
जाना चाहिए। नया कंटेंट एकदम खत्म कर दीजिए, एकदम मिनिमम नया कंटेंट पढ़ना है, 80% टाइम आपको रिवाइज करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितना कम समय बचा है, क्योंकि हम जब प्लान करने आज बैठेंगे तो हमको लगेगा मेरे पास 2 महीने बचे हैं यार, मैं तो 2 महीने में प्लान करूंगा, तो 2 महीनों में मैं खाली हाई आउटपुट थीम्स नहीं, मैं 50 तरह की चीजें पढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे 2 महीने दिखेंगे। 2 महीने की बात नहीं है, बात है 1 ही महीने की, क्योंकि अगले महीने आपको ज्यादा रिवीजन करना है, और ये रिवीजन अगर नहीं किया ना तो आपका फिर बहुत गड़बड़ हो जाने वाली है। क्यों? रिवीजन नहीं करेगा तो आप 50 चीजें पढ़ लोगे, एग्जाम पेपर में क्या होगा, सब कुछ जाना पहचाना लगेगा, यार ये मैंने पढ़ा तो था, कुछ तो मैंने देखा था, और फिर आपकी ईगो बीच में आ जाएगी कि मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता, फिर आप उसको मार्क करके आओगे और नेगेटिव मार्किंग घर ले जाओगे। इससे अच्छा आप उसको पढ़ते ही नहीं, कम से कम वो तो अटेम्प्ट करते जो आपको याद है, और याद आप कैसे करोगे, ज्यादा रिवीजन करने पे करोगे। तो एक बार जब इस तरह से आप प्लान करोगे, आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे पास उतना भी समय नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज कर दोगे। कोई भी चीज जिसको आप आज के बाद 3 से 4 बार रिवाइज ना कर पाए, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, वो का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में 50 नई चीजें आ जाए, आप सोचा मैं यही पढ़ लूं, यही पढ़ लूं। अगर आप उन चीजों को 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करने वाले हैं, आपके प्लान में वो नहीं आ रहा है, तो मत पढ़िए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? तो बेसिकली पढ़ने के संबंध में हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया हमको हाई आउटपुट थीम्स को प्रायोरिटाइज करना है। हर सब्जेक्ट वाइज मुझे देखना है कितना मेरा हो गया, कितना रह गया है। उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बना लेनी है कि अगले महीने में मोस्ट ऑफ द न्यू थीम्स शुड बी कंप्लीटेड, जो मैंने नहीं करी है, और उसके अगले महीने में मोस्ट ऑफ द रिवीजन शुड बी डन। हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि हमको आज भी रिवाइज नहीं करना है। इसको एकदम दिमाग में डालिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स में आपका काम यही है कि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते जाना है और वीकनेस को कम करते हुए जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू स्ट्रेंथन योर वीकनेस, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मार्क्स क्यों नहीं आता है? वीकनेस की वजह से नहीं आता है ना। सिलेबस का कुछ पार्ट आपका वीक है, साइंस एंड टेक वीक है, आर्ट एंड कल्चर वीक है, या ज्योग्राफी का कोई मैपिंग वीक है, उस वीक पार्ट की वजह से आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो। इन तमाम चीजों को आप बेहतर सॉल्व कर पाओगे जब आप डेली बेसिस पे इसका एफर्ट डालोगे। और वीक वो क्यों होता है दोस्तों? वो वीक इसलिए होता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको वो याद नहीं। ऐसा होता है कि सिलेबस के कुछ सिलेबस के पार्ट ऐसे होते हैं जो कितना भी ट्राई कर लो वो याद नहीं रहते हैं। आप आज पढ़ोगे, 4-5 दिन बाद फिर भूलोगे, फिर पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे। बहुत फैक्चुअल चीजें होती हैं, जैसे मैं रिवर्स की ट्रिब्यूटरी के नाम ले लूं, मैं हिल्स की लोकेशंस के नाम ले लूं, ठीक है? पॉलिटी में हो सकता है कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो एक्ट्स का है उनको मैं नाम ले लूं। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये सारी जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हैं, आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि पॉलिटी में यार मैं फंडामेंटल राइट के बारे में भूल जाता हूँ, या मुझे फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं रहती। आप लिस्ट बना लीजिए। सिमिलरली इकोनॉमी में मैं भूल जाता हूँ M1 M2 M3 F4 क्या है, मनी सप्लाई को मैं क्या समझता हूँ, फॉरेक्स में चीजें ऊपर नीचे कैसे होती हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप पढ़ें तो आप अपने दिमाग में खुद से ये पूछें कि मैं कौन सी चीजें ज्यादा भूलता हूँ और कौन सी चीजें हैं जो रिलेटिवली मुझे याद रहती हैं। जिन भी चीजों को आप सब्जेक्ट वाइज ज्यादा भूलते हैं, जो मैं 20% रिवीजन टाइम को आपको आज देने को कह रहा हूं, वो आप अभी से स्टार्ट करिए। आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में जब आप सुबह सो के उठेंगे तो सबसे पहला काम है आपका वो 1-1.5 घंटे आपको वो रिवाइज करना है। जब आप डेली उस डायरी को सुबह 1 से 1.5 घंटे रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वीकनेस थी आपकी वो स्ट्रेंथ में बदलती हुई जा रही है, क्योंकि अब आपको ज्यादा बेहतर याद होने लग रहा है, क्योंकि आपने अपनी वीकनेस पर काम किया। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार पॉलिटी है तो पॉलिटी जब पढ़ेंगे तभी रिवाइज करेंगे, अरे तब तक तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, आप भूल जाओगे उसको, और फिर वो आपको वो चीजें आपकी वीकनेस वीकनेस ही रह जाएंगी। डेली बेसिस पर आप काम करिए, अपनी वीकनेस पर अक्रॉस द सब्जेक्ट काम करिए। आप पाएंगे जो सुबह के जो 1.5 से पौने 2 घंटे आप देने वाले हो इन वीकनेस को रिवाइज करने में, इन फैक्चुअल चीजों को रिवाइज करने में, ये आपके काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। और यहीं से काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये वही एरियाज है जो आपको याद नहीं रहते थे, जिनसे आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, आप गलत करके आते थे। आपकी काफी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, है ना, साइंस एंड टेक में, सब में जो भी आपको फैक्चुअल चीजें लगे उनको आप एक प्लेस पे ले आइए और उनको डेली बेसिस पे याद करिए, ताकि आपकी रिवीजन एफिशिएंसी है वो काफी बेहतर हो सके। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, वो सेपरेट डायरी का बनना बहुत जरूरी है, उसमें आप नोट करते रहिए। ठीक है? रिवीजन एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने रिवीजन कार्ड बनाया। ये सबने आप वेबसाइट पे जहां मैं आपको दिखा रहा था ना फ्री रिसोर्सेज में, वहां पे आपको रिवीजन कार्ड ही मिल जाएंगे। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन कार्ड वहां पे पड़े हुए हैं, उनका भी आप सहारा ले सकते हैं काफी फैक्चुअल चीजों को एक जगह पे याद करने के लिए, बेहतर रिवाइज करने के लिए। और आप खुद से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज फैक्चुअल चीजों को बार बार रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की ओर, दैट इज यू हैव टू बी इन एमसीक्यू सॉल्विंग मोड। देखिए, कंटेंट को पढ़ना याद करना एक चीज है और उसका यूज करके एमसीक्यू को एनालाइज करना दूसरा चीज है। ऐसा होता है कि हमें चीजें याद होती हैं लेकिन कई बार हम सही
आंसर पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सही आंसर पे पाने के लिए हमको लॉजिक लगाने पड़ते हैं, एलिमिनेशन लगाने पड़ते हैं। तो आपको अब अगले 2 महीनों में यू नीड टू बी इन एमसीक्यू सॉल्विंग मोड। आप कम से कम सप्ताह में 4 से 5 दिन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना हो सके पेपर टाइमिंग के दौरान करिए, ठीक है? जो एक्चुअल में यूपीएससी का पेपर टाइमिंग होने वाला है, उस दौरान उस पेपर को देने का कोशिश करिए, ठीक है? दोपहर में सोना बंद कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है? तो आप जब पेपर सॉल्व करें, तो आप एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे काम करिए कि मेरे किन-किन एरियाज में नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, किन-किन एरियाज में मुझे रिवीजन एफिशिएंसी को बढ़ा लेना है। डिटेल्ड जो तरीका है कि कैसे टेस्ट सीरीज को यूज करना चाहिए, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप नेगेटिव्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम में अटेंड करने हैं। एकदम लॉजिकल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आप अपने हिसाब से उसको कैसे बना सकते हैं, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी को। डिटेल वीडियो है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में रहें, तो अपनी जो मिस्टेक्स हैं, है ना, उन मिस्टेक्स को भी नोट करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अबाउट मिनिमाइजिंग द वीकनेसेस, ठीक है? तो आप डेली सुबह याद कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको भी आप सेपरेटली नोट करते रहिए, ताकि एक्चुअल एग्जाम में वो मिस्टेक ना हो। क्या आप क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हैं, क्या आपने गलत जगह तुक्काबाजी कर दी, तो ये मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। हर मॉक के संग वो मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, उस पर भी आप ध्यान दें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मॉक के मार्क्स को सीरियसली ले लेते हैं, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे तो परेशान हो जाएंगे, अरे यार क्या हो गया। भाई मॉक्स का मार्क्स और यूपीएससी का मार्क्स बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस पैदा कर सकता है। आपको जो फोकस करना है मॉक्स में, यही करना है कि मेरी एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजी कैसी बिल्ड हो रही है, मेरे नेगेटिव्स जो गलतियां मैं पहले कर रहा था, वो स्ट्रेटजी के हिसाब से वो गलतियां कम हो रही हैं कि नहीं हो रही, और जो वीकनेस में मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि वो वीकनेस अभी भी वीकनेस ही है, मैं डेली सुबह याद भी कर रहा हूं, फिर भी मैं उन क्वेश्चन से, उन टॉपिक्स एरिया से जब क्वेश्चन आ रहा तो भी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। इन फंडामेंटल्स पर फोकस करिए, आपका प्रीलिम्स में आराम से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? मॉक्स के बेसिस पे अपने मार्क्स को जज मत करिए, इंप्रूवमेंट पर फोकस करिए, अपने रिटेंशन पर फोकस करिए, रिवीजन पर फोकस करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में रहिए कि कैसे लिमिटेड नॉलेज से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? डिटेल वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा उससे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगले 2 महीने काफी डिस्ट्रक्शन से भरे होने वाले हैं, ठीक है? सो आपको बुलाएंगे बट आपको जाने का नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। बुलाएंगे बट जाने का नहीं है। अब इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में खूब डिबेट होने वाली है कि मोदी जी हैं, कि ये राहुल गांधी हैं, कि केजरीवाल हैं। भैया इस डिबेट में मत पड़िएगा, वोट डालने जाओ बट डिबेट में मत पड़िएगा। डिबेट में पड़ गए तो मोदी जी जीत जाएंगे, या कोई और जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। तो इस चक्कर में ना पड़े, कोई भी पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा ना बने, अपने एग्जाम पर फोकस करो यार, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 2 महीने नहीं आएंगे, इन नेताओं का चुनाव तो फिर आ जाएगा, ठीक है? इनकी अलग जिंदगी है, आप अपनी चीजों पर फोकस करें। आईपीएल आने वाला है ना, आरसीबी जीत रही है कि नहीं जीत रही, सीएसके जीत रही है, भैया कोई मतलब नहीं है। आधा पौन घंटा आईपीएल देखने में कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट उसको ऐसे एक्साइटमेंट से फॉलो मत करिएगा कि भैया ऊपर नीचे सांस आपकी हो रही है, क्योंकि आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। हरी बात समझ में। और आपका फाइनल भी मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के आसपास ही इसका फाइनल है, तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। ना आईपीएल पे फोकस करना है, ना चुनाव पे फोकस करना है, और ना ही फोकस करना है यूपीएससी के रिजल्ट पर, जो अगले महीने आने वाला है। ऐसा होगा आपकी जानकारी में, कई भैया बहन आपके सीनियर जो हैं वो आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, और वो टॉपर बन गए तो आपको भी लगेगा आप भी टॉपर बन गए। नहीं बने हो भाई, आपके दोस्त टॉपर बने, आप टॉपर नहीं बने हो। अच्छी बात है आपके दोस्त टॉपर बने हैं, लेकिन आपको अगर टॉपर बनना है तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। तो अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, वो क्या करते थे, उनकी स्ट्रेटजी से आपकी स्ट्रेटजी को लास्ट मोमेंट में चेंज होने वाली नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। उनकी मेंस में क्या, मेंस प्रीलिम्स के बाद देखेंगे ना, अभी फोकस करिए प्रीलिम्स पर। अभी कुछ होगा, कुछ बच्चे अभी भी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ये गलती मत करिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज प्रीलिम्स के बाद 15 से 20 दिन खराब हो जाएंगे आपके, अगर आप कट ऑफ के आसपास होंगे। आप हमेशा सोचेंगे यार कट ऑफ में नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, ये वाले सॉल्यूशन का आंसर तो ये होना चाहिए, डिबेट में लगे रहेंगे सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, क्योंकि आप कट ऑफ के आसपास ही भटकेंगे, जो भी आपको लग रहा होगा कट ऑफ है, और फिर वो 15 दिन बहुत खराब होते हैं। इससे अच्छा है अभी पूरा फोकस करके प्रीलिम्स करिए, कट ऑफ से कंफर्टेबली ऊपर रहिए, ताकि आप उन 15-20 दिनों में सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो यार। 15-20 दिन बहुत होते हैं प्रीलिम्स के बाद, तो इन चक्कर में मत पड़िएगा। अभी टोटल फोकस आपको प्रीलिम्स पर ही कर लेना है, ठीक है? और डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, है ना, आपका जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप पे 50 ग्रुप बना रखे हैं, ट्विटर है, सब डिबेट एंगेजमेंट सब बंद कर दीजिए। फोकस करिए पढ़ने पर, बेसिक्स को रिवाइज करने पर, टेस्ट सॉल्व करने पर, रिवीजन बार बार करने पर, ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू नॉट निग्लेक्ट द सीसेट। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे भाई जो इंटरव्यू दे चुके थे, रैंकर थे, और सीसेट में रह गए। डू नॉट मेक दिस योर नेमेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पीछे से आपको छुरा घोंप दे। सीसेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये टॉपिक से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूं
करूंगा और इनको मैं पहले प्रायोरिटाइज करूंगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आप कम से कम समय में क्वेश्चन से मूव कैसे करते हैं कि यार अब मैंने इसको 10-15 सेकंड लगा लिए कि नहीं हिल रहा है, अगला क्वेश्चन आऊं। कई बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, अरे आईआईटी से हूं, मैथ क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। अरे आपकी आईआईटी फाईआईटी कोई मैटर नहीं करेगी भैया। आप चुपचाप उन 2 घंटों में अपने मिनिमम मार्क्स के ऊपर 15-20 नंबर लेके आइए, बात खत्म। नहीं तो फिर करोगे कि पैसेज का इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, फलान कोचिंग क्या दे रही है, ढंग कोचिंग क्या दे रही है। मत पढ़ो इस चक्कर में, सीसेट पे फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट सीसेट में एरिया वाइज काम करो कि ये एरियाज पे क्वेश्चन काफी आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। और टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइम का ही तो कीमत है यार, वहां पे 80 क्वेश्चन में आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन चूज करने। क्वेश्चन चूज करना, क्वेश्चन नहीं अच्छा हो रहा तो तुरंत मूव करना, पैसेज कौन से चूज करने हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चन में अगर निगेटिव ज्यादा तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, कोरोलरी वाले क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, लॉजिकल इन्फरेंस जिसमें आता है वो क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। इन सब चीजों पे फोकस करिए, वो स्ट्रेटजी बनाइए कि बार-बार मेरा सी सेट निकले। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि सी सेट को अभी से टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना स्टार्ट करिए और अपनी वीकनेसेस पे काम कर लीजिए। डू नॉट मेक दिस योर नेमेसिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू नीड टू काम योर माइंड। अगले 2 महीने बहुत ज्यादा एंजाइटी भरे होने वाले हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि यार आपका नहीं होगा, सिलेबस छूट रहा है, 50 सबके संग होता है भाई, वो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। फोकस मत गड़बड़ाने दीजिए, फोकस करिए एक ही चीज पर। सुबह उठ के 1.5 घंटा वीकनेस पे काम करना है, डायरी में रिवाइज करना है। उसके बाद आपको जो आप हायर फुट थीम्स हैं, जो भी आपने कैटेगराइज कर रखा है सिलेबस को, उसको पढ़ना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है और मस्त रहना है, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है और अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। हर दिन आपको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है कि कल से आज मैंने ये गलती नहीं करी, कल से आज मेरा ये टॉपिक भी रिवाइज हो गया। 2 महीनों में देखते देखते आप प्रीलिम्स से कट ऑफ भी पार कर देंगे। तो आप काम माइंड रखिए, योगा वगैरह का करिए, योगा वगैरह का हो सके धूप में थोड़ा जाइए, रनिंग वगैरह करिए। क्योंकि अगर आप एंजाइटी रखेंगे तो क्वेश्चन पेपर को ही गलत पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में ही आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा, आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि और दिमाग ना भाग रहा होगा, एंजाइटी में होगा। तो उन पे आज ही से काम करना स्टार्ट करिए, लास्ट में 1 महीने में काम नहीं होता है। अभी से अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम कर देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अचानक से इनमें इंप्रूवमेंट नहीं आता है, समय लगता है। तो अभी से आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए ताकि आप लास्ट में बहुत अच्छा कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंटली, कभी भी खुद को रेस से बाहर मत मारिए, डू नॉट गिव अप। ये आपको पता होगा एशिया कप में आप देखिए श्रीलंका को 0% चांस लोग दे रहे थे और देखिए कौन जीत गया, यही जीत गया, श्रीलंका ही जीत गया। इंडिया लगातार 10 मैच जीत के फाइनल खेला, फिर भी फाइनल हार गया, बहुत गंदा हारा फाइनल। तो उस दिन क्या परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है ना। वर्ल्ड कप में देखा ना आपने, पूरा अच्छा खेले, फाइनल नहीं खेला। द पॉइंट इज, विनर माइंडसेट रखिए कि भैया डी डे पे डिसाइड होगा, तो डी डे पे मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। डू नॉट गिव अप, फोकस ऑन द फंडामेंटल जो मैंने डिस्कस करे, और आप पाएंगे कि आप काफी बेहतर अपने मंजिल के पास पहुंचते जा रहे हैं। और कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो आपके हाथ में उसको कंट्रोल करिए। यूपीएससी क्या करेगा नहीं करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, कोई स्पेकुलेशन के चक्कर मत पड़िए, ठीक है। आप पाएंगे कि आप कम से कम खुद से संतुष्ट हैं और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती हुई जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट के 2 महीनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। कमेंट करके बताइए कि और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना इसको समझ पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।